हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों का एक नए लेक्चर में वेलकम है। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वेरिएशन। सबसे पहले तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। अब ये चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है जैसे कि जब आप कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पर हम ले लेते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। यहाँ पे सपोज मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक है नंबर ऑफ एप्पल, दूसरा है कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल जब चेंज होगा तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एप्पल भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैंने एक एप्पल परचेस किया तो उसका कॉस्ट है 8 रुपीज़। सपोज मैंने 4 एप्पल परचेस किए तो उसका कॉस्ट 32 रुपीज़ हो जाएगा। देन यहाँ 56, 12 एंड 160 के लिए तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वेरिएशन देख रहे हो। ये चेंजेस जो हो रहा है 1 से 4 में चेंज हो गया है, 8 से कॉस्ट 32 में चेंज हो गया। तो ये चेंजेस से क्या है, वेरिएशन है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे समझोगे आप, जैसे जैसे देखो क्वांटिटी x है, यहाँ पे हमने x अज्यूम किया है नंबर ऑफ एप्पल्स को, एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल को y अज्यूम किया है। तो जब x चेंज होगा साइमल्टेनियसली y भी चेंज होगा। x इंक्रीज होगा यानी नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ एप्पल भी इंक्रीज होगा, एंड जब नंबर ऑफ एप्पल डिक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ एप्पल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है, और जब एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है साइमल्टेनियसली ये क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस बोलते हैं। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसे साइमल्टेनियसली क्या होता है कि साइमल्टेनियसली सेकेंड क्वांटिटीज भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि आप एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हो कि सपोज एक घर बनाने के लिए हमें 10 वर्कर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक घर हम बना रहे हैं और हमने काम पे रखा है 10 वर्कर्स को। तो 10 वर्कर्स जो है वो 5 डेज में क्या करते हैं, घर बना देते हैं। लेकिन अगर सपोज मैंने क्या किया, नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज कर दिए, अगर नंबर ऑफ वर्कर मैं 10 से 5 कर देती हूँ तो जो घर बन रहा था पहले 5 डेज में, अब उसे बनाने के लिए ज़्यादा समय जाएगा ना। उसे मे भी हो सकता है 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज लग जाए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए। और अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर देती हूँ 10 वर्कर्स से, अगर मैंने 12 या 15 वर्कर्स काम पे रख दिए तो क्या होगा, जो घर पहले 5 डेज में बन रहा था वो अब हो सकता है 2 या 3 दिनों में ही रेडी हो जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स क्या हो गए, इनवर्स वेरिएशंस के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे चेंजेस जो आप देख रहे हो कि जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करते ही नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गए, तो सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। अब आपको एक एग्जांपल्स के तौर पर मैं समझाती हूँ कि इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। क्योंकि जब आप देखोगे, देखो ये 1 है तो ये 8 था, एक एप्पल का प्राइस 8 रुपीज़ था। तो जब 4 एप्पल्स हमने परचेस किए तो 32 रुपीज़ आ गए। ये 32 कैसे आता है हमें, हम क्या करते हैं 8 फोर जा, जो एक एक एप्पल का जो प्राइस होगा उसे से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक एप्पल का कॉस्ट है 8 रुपीज़, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 आ जाता है। ऐसे ही करते हैं हम जब मार्केट जाते हैं और कुछ चीज़ें परचेस करते हैं, तब भी हमें क्या चाहिए होता है, जो एक वैल्यू होती है, मतलब वन थिंग की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम राइस परचेस करने जा रहे हैं तो 1 kg राइस का प्राइस हमें पता होना चाहिए। सपोज हम दाल परचेस करने जा रहे हैं तो हमें दाल का भी एक 1 kg दाल का प्राइस पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो 1 kg का प्राइस होता है, अगर हम क्लोथ खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो 1 मीटर का प्राइस हमें पता होना चाहिए, तो ही हम मल्टीप्लाई कर पाते। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ, एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है नंबर ऑफ पेन का एंड कॉस्ट ऑफ पेन का। सपोज यहाँ पे एक पेन मैंने परचेस किया, इसका प्राइस है 5 रुपीज़। तो अगर 2 पेन परचेस किए होते तो 10 रुपीज़ प्राइस हो जाता, 3 पेन का 15 रुपीज़ प्राइस हो जाता। ऐसे ऐसे करते करते अगर 10 पेन परचेस करेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, 50 रुपीज़। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 5 रुपीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1। ये 10 को हम 5 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। देन 15 को हम 5 × 3 ऐसे ही लिख सकते हैं, सो ऑन। एंड 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 10।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो 5 5 5 या 5 5 5, ये जो आप कंटिन्यूअसली 5 देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो यही होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये 5 एक्चुअली में क्या है, ये 1 पेन का ही तो कॉस्ट है। बस हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेन जब खरीदते हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें कितने पैसे हमें शॉपकीपर को देने। तो ये 5 क्या है, एक्चुअली में यही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये 5 जो है, या समटाइम जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा वैसे वैसे कांस्टेंट भी चेंज होता है। मैं यहाँ एग्जांपल में बता रही हूँ आपको कि 5 क्या है, एक कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इसी 5 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसी 5 को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब सपोज मैंने यहाँ पे, मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बताती हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन को y अज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ पेन को x अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो x जो है जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर y डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट चेंजेस हो रहे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब जरूरी नहीं होता है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x ही पहले लिखना है, आप x वेरीज डायरेक्टली एज y भी लिख सकते हैं। बस क्या होगा, कांस्टेंट आपको अलग मिलेगा। नाउ y वेरीज डायरेक्टली एज x, ये मैंने लिख दिया वर्ड्स में। अब इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं y वेरीज डायरेक्टली इसका, ठीक है। वेरिएशन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में इसीलिए x इसके सामने ही रहेगा। अगर इनवर्स होता तो हम क्या करते हैं, x को 1/x के फॉर्म में लिखते, बट ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो दोनों क्वांटिटी सामने सामने ही हम लिखेंगे। नाउ अब इसके बाद हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। सो दैट एंड वेयर हम लिखेंगे कि ये k क्या है, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको k समझा दूँ अगर, तो देखो y हमने क्या अज्यूम किया है, यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, y है। तो सपोज मैं ये वाला एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो y क्या है 10, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 एक्चुअली हमने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो k क्या आ गया यहाँ पे, 5 आ गया ना। k क्या आ गया यहाँ पे, 5 आ गया, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, 2 है, तो 2 यहाँ पे x है, ये y है, ठीक है। सो k क्या है यहाँ पे, एक्चुअली में 5 है। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि k क्या है, 5 है। तो हर एक एग्जाम्पल में आपको y और x दोनों के वैल्यूज दिए होंगे, दोनों को आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। जैसे अगर y मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, k मैंने एज इट इज लिख दिया, x क्या है 10 है, तो k क्या हो जाएगा, सॉरी x क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये रॉन्ग हो गया। एक्चुअली y क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है। k एज इट इज लिख देते, x है यहाँ पे 2। सो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो हर जगह पे k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो हर जगह पे जो एक की कोई भी एक क्वांटिटी का जो फिक्स्ड प्राइस होता है वो क्या होता है, हमारे लिए कांस्टेंट होता है। और हम इस k का यूज करके क्या कर सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरिएशन यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है एंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी क्या है। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसे वेरिएशन का सिंबल यूज करके लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, सरकमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। अब सरकमफरेंस सी है तो हम सी लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहले प्रोपोर्शनल का हमने साइन बना दिया, ठीक है। ये क्या है, वेरिएशन का साइन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जब आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तब आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ही पढ़ा है सेम मेथड में। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। सो सी डायरेक्ट वेरिएशन है किसके साथ, रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। तो रेडियस क्या है, आर। तो सिंबॉलिकली यानी कि सिंबल्स में हम ऐसे लिखेंगे इसको, सी डायरेक्ट वेरिएशन एज रेडियस ऑफ द सर्कल आर। नाउ इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल L in a car and distance traveled by that car are in direct variation। तो ये क्या है, इन डायरेक्ट वेरिएशन है ना, इन एक्चुअली इन डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, ये सेपरेट है, इन डायरेक्ट वेरिएशन है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे L, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन, ये सिंबल बना दिया हमने, एंड देन इसके बाद डायरेक्टली वेरिएशन है तो दोनों दोनों सामने आएंगे, तो दोनों जो क्वांटिटी हम कंपेयर कर रहे हैं वो सामने होगा, तो L डायरेक्ट वेरिएशन विथ D। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। Complete the following tables considering that the cost of apple and their numbers are in a direct variation। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है, ये कंसीडर करना है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ एप्पल क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। इट मीन्स जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज होगा नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ एप्पल डिक्रीज होंगे, कॉस्ट भी साइमल्टेनियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सपोज द कॉस्ट ऑफ एप्पल बी वाई। सबसे पहले हमें कंसिडर करना है, यहाँ ऑलरेडी वाई दिया था बट हमने सपोज करके यहाँ लिख दिया, सपोज द कॉस्ट ऑफ एप्पल बी वाई एंड नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स। देन इसके बाद क्वेश्चन में ये दिया है, सो इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। जो यहाँ पे गिवन है मैंने वही यहाँ पे लिखा है, तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में से उठाना है और आंसर में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि ये क्या है, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ एप्पल्स डायरेक्ट वेरिएशन में। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल है क्या, एक्चुअली वाई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई सिम्बॉलिकली। ठीक है, सिंबल में मैंने क्या किया, वाई लिख दिया। डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन का साइन लगा दिया। अब डायरेक्ट है तो सामने सामने आएगा, क्या है, एक्स यहाँ पे आ गया। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय एक्स, वेयर के क्या है, मैंने ये ऑलरेडी समझाया है कि के एक्चुअली में क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल ही रहेगा ना। तो वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन। ठीक है, व्हेन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन में टेबल में हमें दो जगह दो दो क्वांटिटीज दी हुई है, यानी एक्स और वाई यहाँ भी दिया है, एक्स और वाई यहाँ भी दिया है। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे यूज कर रही हूँ। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 8। जब x 1 होगा और y 8 होगा तो हमें क्या करना है, अभी कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये x1 और y8 हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस वाला इक्वेशन हमने बनाई इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y इज इक्वल टू के एक्स हम फिर से लिखेंगे। देन y की जगह पे मैंने लिख दिया 8, k की जगह एज इट इज के, x की जगह पे मैंने लिख दिया 1। तो k क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू के हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब इसको आप एक बॉक्स बना दो। अब k आ गया, हमें k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू के एक्स में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रफली आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ तो y इज इक्वल टू के एक्स है ना। अब हम k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8x बन जाएगा, फिर से हमें एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन मिल गया हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रफली सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8x। अब आपको समझ में आया होगा ये कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन हमने बनाया था इसमें हमने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो y इज इक्वल टू 8x बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, हमारे टेबल में जितने भी इनपुट दिए हैं हमें वो इनपुट उस इक्वेशन में पुट करना है, हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे y दिया है तो हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 56, x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे x 12 दिया है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12, तो y फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ पे अगेन y दिया है 160 तो हम y लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 160, x फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 56, तो हमने लिख दिया व्हेन y इज इक्वल टू 56। 56 नहीं दिख रहा, चलो 56 लिख दिया। अब फिर से हम वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पे बनाया है। देन y क्या है, 56 है, तो y की जगह 56 लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय x हो गया। अब x कैसे आएगा, 56 डिवाइड बाय 8 आ गया हमें x। नाउ 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम्स में, सो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, देयरफॉर x क्या आ गया, 7 आ गया। इसको हम बॉक्स बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एंड यहाँ पे लिखती हूँ व्हेन, यहाँ पे लिखती हूँ व्हेन। नाउ व्हेन, अब यहाँ पे क्या है, x दिया हुआ है 12, तो x इज इक्वल टू 12 लिख देंगे हम। अब फिर से हम वो इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 8x,
देन y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ y क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकम 96। तो यहाँ पे आंसर आ गया 96। अगेन अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इसको आपको चाहिए तो आप बॉक्स बना दो। फिर से हम लिखेंगे व्हेन y दिया है यहाँ पे 160, तो y लिख दिया मैंने 160। अब फिर से वो इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 8x, 160 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। सो 160 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x हो गया। नाउ x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0 एज इट इज, तो कितना आ गया x 20। ये बन गया x आ गया हमें 20। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को फिर से टेबल में सब्स्टिट्यूट करके फिर से एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो उतना आपको खुद से करना है, ठीक है। आप फिर से लिखोगे द कंप्लीट टेबल इज, पूरा टेबल बनाओगे, जहाँ पर एम्प्टी स्पेस था जो हमें फाइंड आउट करना था वहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करोगे, तो आपका जो टेबल है वो रेडी हो जाएगा। ओके, सो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। और जो बच्चे अभी तक लेक्चर में बने हुए हैं या लेक्चर अभी तक देख रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि उनको समझ में भी आ रहा होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं लेक्चर ओवर कर दूंगी एंड देन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14। आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, when m is equal to 154 and n is equal to 7, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n से, कब है, जब m 154 होगा और n 7 होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर n 14 हो गया तो m कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड देन आंसर में लिखेंगे इट इज गिवन दैट, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अब इसके बाद m इज इक्वल टू के एन लिख देंगे, यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ इसके बाद इसे ब्रैकेट बना देंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होंगे, जब m 154 होगा, n 7 होगा। तो व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सो m इज इक्वल टू के एन है, तो 154 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय n कितना है, 7 है। तो अब k फाइंड आउट करना है, सो 154 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 वहाँ शिफ्ट हुआ, अगेन 7 2 जा 14, तो k कितना आ गया 22। अब इसको बॉक्स बना दो। अब मैंने क्या बोला कि k की वैल्यू हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, m इज इक्वल टू के एन लिखा है, तो m इज इक्वल टू 22 n हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को रफली नहीं है, फेयरली है, ठीक है, सॉल्व करके बताती हूँ बिकॉज पेज जो है वो फिनिश हो गया है। तो अब इतना सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन n इज इक्वल टू 14, तो हम लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 14 है, तो n 14 होगा तो m फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से जो इक्वेशन हमने बनाया है, ये m इज इक्वल टू 22 n लिखेंगे, m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे। अब जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सो m आ जाएगा यहाँ पे 308। फाइनल आंसर हम लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख देती हूँ द वैल्यू ऑफ m इज 308। सो यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश। रिमेनिंग क्वेश्चन 4th 5th एंड 6th वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया होगा एंड जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को वो भी समझ में आता होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट। अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, होपफुली कि ये जल्दी जल्दी और इंक्रीज़ हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and keep supporting me.